गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पित्त के एक भेद, सर्वश्रेष्ठ भेद, रंजक पित्त के बारे में। रंजक पित्त जो है वो रस का रंजन करके रक्त में परिवर्तित होने वाला फैक्टर है जो प्लाज्मा को ब्लड में ट्रांसफॉर्म करता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं वो भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि रस का रंजन किस प्रकार से होता है। आयुर्वेद में कहा गया कि यत्तु यकृत प्लीहनो पित्तम तस्मिन् रंजको अग्निरिति संज्ञा स रागकृत उक्त, यानी कि जो रस से रक्त में राग उत्पन्न करता है, कलर उत्पन्न करता है, उसे हम रंजक पित्त कहते हैं। यत्तु यकृत प्लीहनो कहने से अर्थ निकलता है कि जो यकृत और प्लीहा में रहता है, यानी लीवर एंड स्प्लीन में जो रहता है, उसे हम रंजक पित्त कहते हैं। वाग्भट ने इसमें जो है अमाशय आश्रम पित्तम रंजक पित्त के बारे में कहा है। जो अमाशय में आश्रित रहता है वह रंजक पित्त है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो रंजन करने का कार्य, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं प्लाज्मा को ब्लड में कन्वर्ट करने के या हीमोग्लोबिन कलर उत्पन्न करने वाले, तो उसमें मोस्ट कॉमन फैक्टर और जो अमाशय में स्थित है, लीवर में जिसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और शारंगधर ने इसमें कहा कि हृदय में जाकर फिर, तो ऐसा जो है वो फैक्टर है इंट्रिंसिक कैसल्स फैक्टर। हालांकि अदर फैक्टर्स को अगर हम बात करें, अदर फैक्टर्स तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इरिथ्रोपोइसिस में यानी प्लाज्मा से ब्लड बनने में रिस्पॉन्सिबल हैं। उनमें 3 तरह के कारण हैं। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी एंड फैक्टर्स नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो सबसे पहले फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी आर इरिथ्रोपोइटिन या हीमोपोइटिन जिसे कहते हैं, या इरिथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर भी इसे कहते हैं। सेकंड इज थायरॉक्सिन, थर्ड हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर। फिर वाइटामिन्स में बी, सी, डी एंड ई, ये भी इरिथ्रोपोइसिस में हेल्पफुल होते हैं। फिर सेकंड है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। दे में बी विटामिन B12 और साइनोकोबैलामिन और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इसे हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइट एंड रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल फॉर एब्जॉर्प्शन। तो B12 जो है, विटामिन B12 इज स्टोर्ड इन लीवर आफ्टर एब्जॉर्प्शन एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑल्सो इन मसल्स। तो बाहर से जो विटामिन B12 लिया जा रहा है उसे हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द बोन मैरो टू प्रमोट मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो लेकिन इसको एब्जॉर्ब कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। और रंजक पित्त क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर स्थित है, रंजक पित्त हमारी बॉडी में विद्यमान है। पित्त जो है वो एक मूल है, रूट है रंजक पित्त। तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल को इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल जो है वो स्पेशली जो है रंजक पित्त से हम कोरिलेट कर सकते हैं, because intrinsic factor is produced inside the gastric mucosa by gastric glands। जैसा कि आचार्य वाग्भट कहते हैं कि अमाशय आश्रम पित्तम, अमाशय में इसको स्थित बताया गया है। तो इट इज़ एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12। इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ विटामिन B12 का जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो वो एब्जॉर्ब होता है एपिथेलियल सेल्स के थ्रू, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स हैं उसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, वेयर B12 डिसोसिएट्स एंड बाइंड्स टू अनदर प्रोटीन ट्रांसकोबैलामिन। द न्यू कॉम्प्लेक्स कैन देन एग्जिट द एपिथेलियल सेल्स एंड कैरिड टू लीवर। फिर वही जो है लीवर तक पहुंचाया जाता है। इट्स डेफिशिएंसी इन सीवियर गैस्ट्राइटिस अल्सर, इन कारणों में जब डेफिशिएंसी होती है इसकी तो दिस कॉजेज पर्नीशियस एनीमिया विच इज़ ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी, जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल की कमी के कारण होती है। उसकी कमी से विटामिन B12 की भी कमी हो जाती है और फिर B12 की कमी होने से रक्त का निर्माण प्रॉपर नहीं होता है और आरबीसी प्रॉपर नहीं बन पाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज़ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड भी रिक्वायर्ड होता है
डीएनए सिंथेसिस के लिए, आरबीसी का जो डीएनए सिंथेसिस है वो फॉलिक एसिड के कारण ही होता है। देन फैक्टर्स नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन आर फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स, देन आयरन, देन कॉपर, कोबाल्ट एंड निकल, vitamin C, vitamin B2, vitamin B6, B3. These all are responsible for the formation of hemoglobin. This is all about the correlation of रंजक पित्त। फिर भी हम स्पेसिफिकली इसको इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल से कोरिलेट करते हैं। थैंक यू सो मच। आपको समझ में आ गया होगा रंजक पित्त क्या है, इसके क्या कर्म हैं और क्या स्थान है, और इसे हम किससे कोरिलेट कर सकते हैं।